कि एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है और द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इन दोनों को ही मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं? कर्नल नाम दे देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो मूव कर सकता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमको क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। हमें अपने चैप्टर में अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। देख लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर पहले प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आयनिक ठोसों के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आयनिक ठोस के बारे में। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड बोलते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग ब्रीफ स्टडी इसकी करेंगे। और सेकंड हम लोग पढ़ते हैं आपका आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे धात्विक ठोस के बारे में। धात्विक ठोस, और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मेटालिक सॉलिड कहते हैं। ठीक, मेटालिक सॉलिड कहते हैं। और फोर्थ और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस, या इसको हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है, कोवैलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। और आपको बता दें कि ये आपका जो आणविक ठोस है इसमें 3 हम लोग पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे? ध्रुवीय, और एक क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अध्रुवीय पढ़ेंगे, तब ध्रुवीय पढ़ेंगे। चाहे जैसे भी पढ़िए, ध्रुवीय, अध्रुवीय, और क्या होता है? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं? आयनिक सॉलिड की, यानी आयनिक ठोसों की बात करते हैं। अब ये आयनिक ठोस क्या होते हैं? जैसा कि आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कौन सा ठोस पढ़ रहे हैं हम लोग? आयनिक ठोस। आयनिक में आयंस लगा हुआ है, सीधा सा मतलब होगा कि इसका मतलब है कि इसमें अवयवी कण कौन होगा? आयन होगा। अब कौन से आयन होंगे? तो 2 लोग होते हैं, एक तो धनायन होता है, एक तो ऋणायन होता है। इसका मतलब कि जो आयनिक सॉलिड होता है उसमें अवयवी कण धनायन और ऋणायन होते हैं। चलिए ठीक है। अब जैसे अगर बात करें, कोई एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे NaCl की बात कर रहे हैं, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये NaCl का लैटिस है, NaCl का स्ट्रक्चर है। और हमने बात किया कि एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है, इसी तरह से अल्टरनेट होता है ये। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा कि इसमें कौन सा बल कार्यरत है। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पॉजिटिव आयन से, मतलब एक धनायन है, एक ऋणायन है। तो 2 आयनों के बीच में जो फोर्स, जो बल कार्य करता है, जो बल लगता है, वो कौन सा बल होता है? वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसका मतलब कि ये आयनिक ठोसों में जो अवयवी कण हैं, यानी धनायन और ऋणायन हैं, इनके बीच में जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है। बहुत आराम से समझिएगा। तो और इसमें अगर कई एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे NaCl हमने अभी बताया, सोडियम क्लोराइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ZnS, CaF2, ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब के सब आयनिक ठोसों के। जैसे Na पे पॉजिटिव होता है, Cl पे निगेटिव होता है, Mg पे 2 पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव होता है। तो इस तरीके से ये सब के सब आयन से बने हुए हैं। एक धनायन से बना है और ऋणायन से बना हुआ है, इसलिए ये कौन सा ठोस है? आयनिक ठोस है। आगे बात करें इनके भौतिक प्रकृति की, तो भौतिक प्रकृति क्या होती है? ये कठोर होते हैं और क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हमने पहले समझाया कि जो ठोस होते हैं, ठोसों में ये क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। अब कैसे हम समझें इसके बारे में? तो बहुत अच्छे से रीजन को समझिएगा। देखिए, अगर बात करें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की, तो इलेक्ट्रिक केवल 2 कारण से फ्लो होता है। पहली बात तो इलेक्ट्रिक केवल 2 कारण से फ्लो होता है। पहली बात है, अगर वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, और या तो मुक्त आयंस होंगे तब भी जो इलेक्ट्रिक है वो फ्लो होगा। या तो मुक्त आयन हो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। लेकिन अगर ठोस अवस्था की बात करें, जैसे ये देखिए, ये NaCl का स्ट्रक्चर है, सोडियम क्लोराइड है, ये ठोस अवस्था का स्ट्रक्चर है। अगर यहां ध्यान से देखें तो एक सोडियम को एक क्लोरीन आयन इधर से कई तरफ से घेरा है, हर तरफ से घेरा है, लेकिन हम केवल 1-2 को हम देखते हैं। यहां से ये ग्रीन वाला आप ध्यान दीजिएगा, इसको अगर Na पॉजिटिव मान लिया जाए तो ये देखिए Cl निगेटिव। तो हमने क्या कहा? अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि ये Na पॉजिटिव आयन है, लेकिन अगर ये Na पॉजिटिव मूव करना चाहेगा, घूमना चाहेगा, तो कैसे घूम पाएगा? इसको ये देखिए, ये स्लेटी कलर का जो Cl निगेटिव है, ये इसको खींचे हुए है, तो ये नहीं घूम पाएगा। और बाई चांस मान लीजिए कि ये Cl निगेटिव घूमना चाहेगा,
तो ये ग्रीन कलर का आपको जो सोडियम आयन दिख रहा है ये इसको घूमने नहीं देगा। मतलब कि यहाँ पर जो आयंस हैं वो मुक्त नहीं हैं, वो मूव करने के लिए फ्री नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन अब आगे बात करते हैं। जैसे अब हमने लिखा है कि सुचालक किस में होता है। एक तो सुचालक होता है गलित अवस्था में यानी मोल्टन स्टेट में, और एक होता है जलीय विलयन। भाई गलित अवस्था में आप जान रहे हैं, ये जैसे ये गलित अवस्था है, तो गलित अवस्था मतलब कि आप इसको पिघला दीजिए, और अगर आप इसको पिघला देंगे तो इसके बीच में जो बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे। अरे भाई हीट करेंगे, हीट करने पे गलेंगे, तो गलने पे ये जो बॉन्ड्स है ये क्या होते हैं, पहली बात तो ये जो होगा वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद इसके बॉन्ड्स क्या होंगे, टूट जाएंगे। जैसे ही बॉन्ड टूट गए, अब देखिए अब इस Na पॉजिटिव आयंस को ये Cl नेगेटिव आयन पकड़े नहीं रहेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किए रहेगा। इसका मतलब ये घूमने के लिए फ्री हो जाएगा। और यही तो हमने बताया है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो या तो आयंस फ्री हो, तभी और तभी इलेक्ट्रिक फ्लो होता है। तो यहाँ पे पिघलने के बाद इसके आयंस घूमने के लिए फ्री हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि पहली बात क्या कहते हैं कि गलित अवस्था में जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। लेकिन अब जैसे इनकी बात करें जलीय विलयन में, जलीय विलयन जैसे हम लोग जानते हैं कि NaCl को जब पानी में डालते हैं हम लोग, तो NaCl अपने आयंस में टूट जाता है। किस में टूटता है, Na पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे टूटता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास हमने नमक को जल में मिलाया, तो इस तरह से NaCl है। Na पे आप जानते हैं कि पॉजिटिव आयन होते हैं, और क्लोरीन पे आप जानते हैं कि निगेटिव आयंस होते हैं। तो जब ये NaCl पानी के अंदर गया तो इसके तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ गए होंगे। मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए। ये मान लीजिए H2O ये है, और इधर से भी वाटर के मॉलिक्यूल मान लीजिए अरेंज हो गए। ठीक इस तरह से H2O अरेंज हो गया है। अब बहुत गौर से देखिएगा, गौर से क्या कि ऑक्सीजन के ऊपर जानते हैं आप कि पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा या 2 निगेटिव चार्ज होता है। इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा, इस पे पार्शियल निगेटिव होगा, इस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो पॉजिटिव आयन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, निगेटिव आयंस की ओर, और जो निगेटिव आयंस है ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव आयंस की ओर। तो ऑक्सीजन सोडियम को खींच रहा है और हाइड्रोजन क्लोरीन को खींच रहा है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होती है, जो ये स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है, ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो ये पहली बात तो किसमें टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में, और दूसरी बात किसमें टूट जाता है, Cl निगेटिव में। और जैसे ही ये अपने आयंस में ब्रेक हो गए तो बताइए अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब सोडियम के आयन और क्लोरीन के आयन मुक्तावस्था में मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और यही तो हमने बताया था कि अगर आयंस घूम पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, तो यहां पर ये विद्युत के क्या हो जाएंगे, सुचालक हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लो होने लगेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ठोसों में ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में और अगर जलीय विलयन की बात करें तो उसमें ये सुचालक होते हैं। अब भाई हमने अब देखिए अगली बात किसकी करते हैं, गलनांक की बात करते हैं। तो गलनांक में अगर देखिए तो हमने क्या कहा कि एक धनायन और एक ऋणायन के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। और आप जानते हैं कि ये जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है ये बहुत प्रबल होता है, और इसको इतने आसानी से टूटेगा नहीं, और जब इतनी आसानी से टूटेगा नहीं तो भाई सीधी सी बात है इसका जो गलनांक होगा वो क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। तो ये किसकी बात थी, ये आयनिक सॉलिड की बात थी। चलिए अब हम लोग सेकंड बात करते हैं आणविक ठोस की, कि ये आणविक ठोस क्या होते हैं। सबसे पहले बात आप जान जाइए कि जो आणविक ठोस होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। और एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर स्पष्ट हो जाना चाहिए यहाँ पर कि आणविक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, अणु होंगे। हर जगह क्या होंगे, अणु होंगे, हर जगह इसके अवयवी कण कौन होंगे, अणु होंगे। चलिए लेकिन अब बात आती है, जैसा हमने बताया कि एक अध्रुवीय एक ध्रुवीय, इनको कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा ध्रुवीय अणु होता है, कौन सा अध्रुवीय अणु होता है। तो ये आपको क्लास 11 में हमने पढ़ाया था, और फिर भी एक क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं, फिर इसको बताते हैं। हमने बताया था म्यू नेट यानी नेट डाइपोल मोमेंट यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण, अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस, है ना। अध्रुवीय, वैसा कंपाउंड क्या होता था, अध्रुवीय होता था। और अगर म्यू नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती थी तो इसको हम लोग बोलते थे कि ये कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। कैसा होगा, ध्रुवीय होगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास
कोई एक एग्जांपल है CO2, एक कोई कंपाउंड ले रहे हैं CO2, तो CO2 किस प्रकार का होता है, C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह से होता है। और आप जानते हैं डायपोल मोमेंट की जो दिशा होती है वो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ होती है। इसका मतलब ये इस तरह से हो जाएगा और ये इस तरह से हो जाएगा। अरे भाई आपको याद है ना, फोन कलीबर ISCPH। आप देख रहे हैं कि जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है और जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ इसकी दिशा होती है। तो चूंकि अगल बगल के एटम सेम हैं, इसका मतलब कि इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू और इसके डायपोल मोमेंट की वैल्यू सेम होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में है। इसका मतलब कि इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। और यहाँ से जो म्यू नेट है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। और म्यू नेट की वैल्यू 0 आते ही ये कैसा यौगिक हो जाएगा, अध्रुवीय यौगिक हो जाएगा। तो ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी थी। और एग्जांपल हम क्विक रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई द्विपरमाणु का एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ द्विपरमाणु के, और बहुत जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। द्विपरमाणु हम अगर ले लें तो द्विपरमाणु में कैसा होगा, अगर द्विपरमाणु में कैसा ले रहे हैं हम लोग, सेम अगर दोनों एटम क्या हो, सेम हो। जैसे अगर H2 गैस की बात करें तो I2 की बात करें, यहाँ सॉलिडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर H2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दोनों परमाणु कैसे हैं, सेम है। और यहाँ पे विद्युत ऋणात्मकता का कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का यहाँ पे डिफरेंस ही नहीं है। इसका मतलब सीधी बात है कि जो म्यू नेट है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और जैसे म्यू नेट की वैल्यू 0 हो गई, तुरंत ये क्या हो जाया करेगा, अध्रुवी हो जाया करेगा। तो जितने भी द्विपरमाणु होंगे और उनके दोनों परमाणु सेम होंगे, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, अध्रुवी के अंतर्गत आ जाएंगे। और ऐसा मान लीजिए कि बाई चांस ऐसा हुआ कि द्विपरमाणु तो हुआ, लेकिन ये जो परमाणु है ये सेम ना होकर क्या हो जाए, डिफर कर जाए, यानी डिफरेंट हो जाए। जैसे अगर HF की बात करें तो HF की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे HCl की भी बात कर सकते हैं, HCl की भी बात कर सकते हैं। तो HF में क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव होता है। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन होगा, मतलब कुछ इस तरह से होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ। और अगर HCl में भी देखेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। देखिए यहाँ भी क्या है, पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी क्या है, पार्शियल निगेटिव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके डायपोल मोमेंट को, इसके द्विध्रुव आघूर्ण को कोई भी कैंसिल नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जैसे ही म्यू नेट की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 0 हो गई, ऐसे यौगिक क्या हो जाते हैं, ध्रुवीय यौगिक हो जाते हैं। मतलब आपने समझा, द्विपरमाणु में अगर परमाणु जो है वो एटम्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ध्रुवीय के अंतर्गत आ रहे हैं। और अगर जैसे बहुपरमाणु की पॉलीएटॉमिक्स की बात कर लें तो पॉलीएटॉमिक क्या होता है, ध्यान देखिएगा। जैसे कुछ पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास CCl4 है, जैसे हमारे पास BF3 है, BBr3 भी हो सकता है। कई हम कुछ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए SO3 हो गया, जैसे मान लीजिए SO2 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, CCl4 है तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक सिमेट्री आ जाती है ना, ये एक सिमेट्री यहाँ पे आ जाती है। CCl4 में सिमेट्री आ गई। अगर सराउंडिंग एटम सेम है और ज्योमेट्री सिमेट्री वाली है तो इसका मतलब कि यहाँ पे तुरंत आप लिख दिया करिए, म्यू नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, और जैसे इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि सबके सब क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। और जैसे म्यू नेट की वैल्यू क्या हो गई, 0, तुरंत यह क्या कहलाएगा, अध्रुवीय यौगिक कहलाएगा। सीधी सी बात है। और जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम बात कर ले BF3 की, तो BF3 में भी वही हाल है, BFFF, एक सिमेट्री आ गई और सराउंडिंग एटम मतलब अगल बगल के सारे एटम सेम हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ भी म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और तुरंत ये भी क्या कहलाएगा, ये भी अध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है, ये तो पॉलीएटॉमिक की बात हो रही है। और जैसे दोनों एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे SO3 की बात करें तो SO3 में वही मामला होता है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस तरह से होता है। और देखिए हर तरफ क्या है, सिमेट्री है, और सारे सराउंडिंग एटम्स क्या हैं, सेम हैं। जैसे सराउंडिंग एटम सेम हो गए, तुरंत यहाँ म्यू नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, और ये कैसा हो जाएगा, अध्रुवीय हो जाएगा। और अगर जैसे बात कर लें SO2 की बात कर लें तो SO2 को भी देख लीजिए। SO2 में क्या होता है, यहाँ पे अब की बार इधर डबल बॉन्ड O होता है, इधर डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है। और 90% केस की बात बता रहे हैं, अगर लोन पेयर आ गया तुरंत आप लिख दिया करिए कि म्यू नेट की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि भाई अब तो इधर कोई और मान होगा, इधर कोई और मान होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे भाई, इधर लोन पेयर इधर एटम्स हैं, तो कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। सीधे सी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट इक्वल टू 0, और तुरंत यह क्या कहलाएगा,
ध्रुवीय कहलाएगा। तो सीधी सीधी बात है, हमने आपको क्विक रिवीजन करवा दिया। तो आइए देख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। देखिए, तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है, इनके बीच में कौन सा बल कार्य करता है? प्रकीर्णन बल, या जिसको हम लोग लंदन बल कहते हैं, अध्रुवीय अणुओं के मध्य। और इनका एग्जाम्पल जैसे सभी, हाँ ये भी आप जान लीजिए, हमने एग्जाम्पल में नहीं बताया, सभी नोबल गैसेस किसके अंतर्गत आती हैं? अध्रुवीय के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। और इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होगी? ये नर्म होगा। बाकी सारे एग्जाम्पल हम आपको समझा के ही आ रहे हैं। देखिए, आर्गन नोबल गैस है, अगर CCl4 की बात करें तो सराउंडिंग एटम सेम है, और इसका मतलब कि इसमें म्यू नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। 0 के बराबर आते ही क्या हो जाएगा? अध्रुवीय हो जाएगा। तो ऐसे ही सब में है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, म्यू नेट की वैल्यू। तो इसका मतलब ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? अध्रुवीय के अंतर्गत आ जाएगा। विद्युत चालकता भैया बहुत लो फोर्स होता है, बहुत कमजोर बल होता है, तो सीधी सी बात है, सॉरी गलनांक नहीं, विद्युत चालकता में बोले तो ये कैसा होता है? कुचालक होता है। हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो दो कारण से होता है, एक तो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो? एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और एक तो मुक्त आयन होने चाहिए। दो में से कोई भी हो तो इलेक्ट्रिक फ्लो होगा, विद्युत प्रवाह होगा। आप देख रहे हैं इनमें से किसी में भी ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ना तो मुक्त आयन है। इसका मतलब पहली बात जान जाइए कि तीनों के तीनों कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। और गलनांक की अगर बात करें तो अत्यधिक निम्न होता है, क्योंकि लंदन बल बड़ा कमजोर बल होता है तो आसानी से टूट जाता है, इसलिए क्या होगा? अत्यधिक निम्न होगा। जैसे ये बात करें अब अध्रुवीय आणविक ठोस की, तो इसके भी क्या होंगे? अवयविक अणु ही होंगे। और अब देखिए जैसे HCl की बात करें तो HCl में क्या हो रहा है? HCl इस तरह से है, इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव। और फिर बात करें HCl की तो इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव। और फिर बात करें अगर HCl की तो इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, इस पर क्या होता है? पार्शियल निगेटिव। इनके बीच में देखिए पॉजिटिव निगेटिव फोर्स वर्क कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ये अणु पास पास आ गए तो ये देखिए पार्शियल निगेटिव और ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव, तो ये भी एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लगते हैं। यहाँ भी देखिए ये क्या हो गया? पार्शियल निगेटिव, ये क्या हो गया? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो इस तरह से एक, अब देखिए आकर्षण बल यहाँ पे लगने लगा है। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितने ध्रुव हैं? एक ऋण आवेश, एक धन आवेश है, मतलब द्विध्रुव। यहाँ पे दो ध्रुव यहाँ है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और दो ध्रुव यहाँ भी हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो सीधी सी बात है, द्विध्रुव आकर्षण बल, बीच में आकर्षण बल लग रहा है, इधर द्विध्रुव, तो द्विध्रुव आकर्षण बल कार्य कर रहा है। इसलिए यहाँ पे कौन सा बल कार्य करता है? द्विध्रुव बल, डीपी फोर्स कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो गया? HCl हो गया। इसमें हम समझा के आए थे। अब SO2 में क्या होता है? SO2 में लोन पेयर आ गया था, तो कैंसिल तो हुआ नहीं, तो सीधी सी बात है इसकी वैल्यू 0 नहीं हुई, और ये किसके अंतर्गत आ गया था? ध्रुवीय के अंतर्गत। भौतिक प्रकृति ये भी क्या होते हैं? नर्म होते हैं। और अगर विद्युत चालकता की बात करें, हमने पहले बता दिया था, ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना फ्री आयंस हैं, तो इसका मतलब विद्युत चालकता क्या होगी? कुचालक होंगे ये। और गलनांक फिर से फोर्स बहुत कम होता है, इसलिए ये क्या होगा? निम्न। हाँ, निम्न भले है लेकिन ये अध्रुवीय से ज्यादा होता है, ये भी जानते रहिए। अब अगली बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधित की। अब ये कैसा होगा? इसको भी बड़े ध्यान से देखिएगा। इनमें भी अवयवीकरण क्या होता है? अणु ही होता है, अवयवीकरण अणु ही होगा। और हाँ, आप जानते रहिए कि इसमें कौन सा बल कार्य करता है? हाइड्रोजन आबंध। कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन आबंध है? जैसे अगर बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, और जैसे फोन को ले रहे हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनके साथ अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो वही जो बॉन्ड कहलाएगा वही क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन आबंध कहलाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जल का, जल नहीं है, ये बर्फ के रूप का H2O है, जानते रहिएगा। जैसे ये CO2 था, ये शुष्क बर्फ, इसको ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, और H2O है, ये बर्फ है। अच्छा देखिए इसमें कैसे हम बताएंगे कैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन आबंध है। तो देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन इस तरह से है, ये देखिएगा ऑक्सीजन, आप जानते हैं वाटर के 4 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे बात करें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कुछ सॉरी उल्टा बना दिए, हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन है कि नहीं, फोन में से कोई एक आ जाए और उसके साथ हाइड्रोजन लगा रहे तो वही क्या होता है? हाइड्रोजन आबंध। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन। तो यही जो बॉन्ड है, यही कौन सा बॉन्ड कहलाता है? हाइड्रोजन आबंध कहलाता है, ठीक है।
और अगर जैसे बात करें, जैसे NH3 का भी एग्जाम्पल ले लें, तो NH3 में कैसे होता है, NH इस तरह से होता है। और अगर N की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास NH इस तरह से H NH3 है ना। तो अब यहाँ पे ये देखिए हमने क्या कहा था, फोन में से कोई एक आना चाहिए, तो नाइट्रोजन आया हुआ है। अब इसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड होता है, तो ये जो बॉन्ड है ये भी क्या कहलाता है, हाइड्रोजन आबंध कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरह से अब देखिए इनकी भौतिक प्रकृति क्या होती है, ये कठोर होते हैं। ठीक, अब फिर से वही बात बताया कि ना यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ना फ्री आयंस हैं, तो ये विद्युत के क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं। और हाँ, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, वो क्या होता है, बहुत निम्न होता है। लेकिन याद रखिएगा कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि तीनों में सबसे उच्च कौन होता है, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो सबसे क्या होता है, इसका गलनांक सबसे उच्च होता है। इससे कम किसका होता है, पोलर मॉलिक्यूल्स का होता है, ठीक है, पोलर वाले का होता है। और इससे भी कम किसका होता है, नॉन पोलर का होता है। तो मतलब इन तीनों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस का होता है। तो ये रही किसकी बात, ये तो थी आणविक ठोसों की बात। चलिए अब हम लोग थर्ड पढ़ते हैं, और थर्ड क्या है, धात्विक ठोस है। अब ये धात्विक ठोस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो धात्विक ठोस में हमने बताया कि जो अवयवी कण होते हैं यहाँ पे, ये अवयवी कण क्या होते हैं, कर्नल, यानी इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन जिनको हम लोग कर्नल कहते हैं, वही इसके अवयवी कण होते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अब उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जितनी भी धातुओं के बारे में आप जानते हैं सब के सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। प्लस एलॉयस भी, मिश्र धातुएं भी होती हैं, एलॉयस भी होती हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आ जाती हैं, धात्विक ठोसों के अंतर्गत आ जाती हैं, धातुओं से बने हुए मिश्र यौगिक। तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कैसे ये होता है। मान लीजिए सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन यानी कर्नल के बारे में समझते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहते हैं। होता क्या है हमारे पास, आप जानते हैं अगर कोई धातु है, अगर कोई धातु मान लीजिए Na, हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं, तो Na सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या प्रवृत्ति रखता है, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। होता क्या है कि इस तरह से मान लीजिए हम एक डिब्बा बना दे रहे हैं, इसी में आपको समझाते हैं। मान लीजिए अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बहुत सारे धनायन होंगे। अगर बहुत सारे सोडियम आयंस की बात अगर करें तो यहाँ पे बहुत सारे धनायन होंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ इस तरीके से बना दे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हो गए, बहुत सारे नहीं बना रहे, बस एक एग्जाम्पल के थ्रू देख ले रहे हैं, और ये सोडियम आयंस हो गए। तो अब क्या होता है, होते बहुत सारे धनायन होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी में ये सोडियम आयंस धसे हुए होते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से क्या होता है। और हाँ, ये भी बात जानते रहिए कि जो सोडियम आयन आप देख रहे हैं, पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। तो ये जो सोडियम नाभिक है, सोडियम का नाभिक है, और इस नाभिक के साथ जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को ही मिलाकर हम लोग क्या नाम देते हैं, कर्नल नाम दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे यानी पॉजिटिव देख रहे हैं तो इसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन भी लगे हुए हैं, और इसको हम लोग क्या बोल दिए, कर्नल बोल दिए। तो इसीलिए हमने अवयवी कण में क्या लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धनायन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। ये बात हो गई। चलिए अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम आयन इससे अट्रैक्ट होता है, सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होता है। इसी अट्रैक्शन में ये दोनों सोडियम आयन क्या आते जाते हैं, पास आते जाते हैं। जब ये पास आते जाते हैं तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन आने लगता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन के कारण आ रहा है, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, धात्विक आबंध बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, धात्विक आबंध बोल देते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे जान रहे, जैसे Fe, Cu, Ag, Mg, Na, जितने भी मेटल के बारे में आप जानते हैं सब के सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भौतिक प्रकृति की बात करें तो ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु अघातवर्धनीय व तन्य भी होते हैं। अब सोने के बारे में आप जानते हैं कि कितना उसको तन्यता गुण उसमें कितना होता है। बाकी बात करें विद्युत चालकता की, तो ठोस एवं गलित अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। भाई जो मेटल्स होते हैं उसमें से अब कॉपर की वायर, सारे आपके घरों में लगा होगा कॉपर की वायर, आप देखे ही होंगे। तो सारे के सारे जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत के सुचालक होती हैं। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है और यहाँ पे देख रहे हैं आयंस है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जहाँ आयंस होगा, वहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता रहता है। ठीक है,
तो चलिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता है। चलिए अब मेटालिक सॉलिड में क्या होता है कि इनके बॉन्ड्स को इतनी आसानी से आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो इनका गलनांक होता है वो सामान्यतः अगर बात करें, जनरली अगर बात करें तो इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। चलिए अब हम लोग फोर्थ देखते हैं, सहसंयोजक आबंध या जिसको हम लोग नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। ठीक है, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। देखिए इसमें क्या है, इसमें अवयवी कण कौन होते हैं, परमाणु होते हैं। बहुत अच्छे से भी समझाएंगे। और इनके बीच में जो अणु अणु होते हैं, इनके बीच में जो आबंध होता है वो कौन सा होता है, सहसंयोजक आबंध होता है। पहली बात तो ये मत सोचिएगा कि आणविक ठोस में भी तो यही पढ़ के आ रहे हैं, बीच में सहसंयोजक आबंध होता था। जैसे CCl4 ले लीजिए, CCl4 आप ले लीजिए, तो इस तरह था। तो इनमें यहाँ इन परमाणुओं के मध्य क्या था, सहसंयोजक आबंध था। यहाँ क्या था कि अणुओं के मध्य, इसमें कंपाउंड के अंदर ही सहसंयोजक आबंध था, और इसमें क्या होगा, कंपाउंड और कंपाउंड के मध्य क्या बनेगा, सहसंयोजक आबंध बनेगा। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ठीक है, पहले समझे रहिएगा। उसमें क्या था, कंपाउंड के अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड था, यानी सहसंयोजक आबंध था। यहाँ कंपाउंड के बीच में सहसंयोजक आबंध होगा। तो इसलिए इनमें कौन सा बल कार्यरत है, सहसंयोजक आबंध कार्यरत है। और इसमें जैसे एग्जाम्पल होगा, जैसे सिलिका क्वार्ट्ज हो गया SiO2, कार्बोरंडम हो गया SiC, कार्बन हीरा वाला, कार्बन ग्रेफाइट वाला। तो जैसे, और ये बहुत नेटवर्क सॉलिड आप बोले ना, हमने क्या कहा, नेटवर्क ठोस, इनके बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अगर यहाँ पे बात करें, देखिए SiO2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा होता है, SiO2 में क्या होता है, एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन घेरे रहते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इस तरह से Si ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता जाता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये स्ट्रक्चर क्या होता है, बढ़ता जाता है। बहुत बड़े नेटवर्क होते हैं इनके, समझ में आ रहा है। देखिए एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन को 2 सिलिका, देखिए एक ऑक्सीजन को 2 सिलिका और एक सिलिकॉन को 4 ऑक्सीजन घेरे रहते हैं, और एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, आपका नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। बहुत बड़ा नेटवर्क इनका बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से कार्बोरंडम भी होता है। अब जैसे कार्बन, हीरे की बात करें तो हीरे में भी आप जानते हैं किस तरह से होता है, ऐसे होता है, कार्बन 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 और कार्बन कार्बन कार्बन, मतलब एक कार्बन को 4 कार्बन घिरे रहते हैं। तो किसमें, हीरे के स्ट्रक्चर में घिरे रहते हैं। अगर आगे बात करें, ग्रेफाइट भी ऐसे ही होता है, 2D शीट लाइट स्ट्रक्चर होता है। जैसे आगे बात करें तो ये जो सिलिका क्वार्ट्ज होते हैं, जैसे SiC, कार्बोरंडम होते हैं, हीरा होते हैं, ये सब के सब तो कठोर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल में आप यूज करते हैं, पेंसिल में यूज करते हैं ना, तो वो कैसा होता है, वो तो नरम ही होता है। तो इसलिए ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, कठोर के। लेकिन ग्रेफाइट को माइंड में रखिएगा, ये कैसा होता है, नर्म होता है। और ये जैसे क्वार्ट्ज हो गया और SiC हो गया, कार्बोरंडम, हीरा हो गया, ये सब के सब कुचालक के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ना कोई फ्री आयंस होते हैं, इसलिए ये लोग कुचालक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट किसके अंतर्गत आता है, लिखा है ग्रेफाइट सुचालक के अंतर्गत आता है। कैसे, वो भी समझ लीजिए। अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करें तो आप जानते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। एक ओवरव्यू दे रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बनाएंगे, लेकिन हाँ देख लीजिए, कुछ दिखा दे रहे हैं। ठीक, इस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से, कुछ इस तरह से ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है, और ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये तो एक लेयर हो गई। इसी तरह से एक लेयर इसके नीचे भी होती है ना, एक लेयर इसके नीचे भी होती है। ठीक, और बना दे रहे हैं जैसे, तो इस तरह से ये, जैसे ये एक लेयर हो गई, इसके नीचे भी एक लेयर होती है इसी साइड की, और उसके नीचे भी ऐसे लेयर जो है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों हमने ये कहा कि ये विद्युत चालकता होती है, इसमें सुचालक होते हैं। क्यों, आप जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसको कितने, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाता है। लेकिन अगर यहाँ पे किसी एक, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन है, सब के सब कार्बन है, किसी एक कार्बन पे अगर आप ध्यान देंगे तो वो 3 कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है। कितने कार्बन से, 3 कार्बन से। और जबकि हम क्या बता रहे हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कि कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, ये 4 बॉन्ड हमेशा बनाता है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये 3 बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये पाई इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, घूमने के लिए फ्री है। और हमने क्या बताया था कि 2 ही कारण से इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है, या तो आयन फ्लो करे
या तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो मूव कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो ग्रेफाइट है वो किसके अंतर्गत आ जाता है, सुचालक के अंतर्गत आ जाता है। और ध्यान दीजिएगा, चाहे अब जितने भी सहसंयोजक सहसंयोजक ठोस यानी नेटवर्क ठोस होते हैं वो सब के सब अत्यधिक उच्च होते हैं, इनका गलनांक क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेफाइट जो है ये नर्म भले है लेकिन इसका भी जो गलनांक होता है वो क्या होता है, अत्यधिक उच्च होता है। तो ये तो किसकी बात थी, सहसंयोजक या नेटवर्क सॉलिड की बात थी। आइए कुछ एक एग्जांपल एनसीईआरटी की कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें क्या कहा है कि निम्नलिखित ठोसों का वर्गीकरण आयनिक, धात्विक, आणविक या क्रिस्टलीय में कीजिए, अक्रिस्टलीय में कीजिए। बताना है कि इनमें से ये कौन से ठोस होंगे, क्लासीफाई करना है। जैसे सबसे पहला दिया है टेट्रा फास्फोरस डेको ऑक्साइड, तो ये किस तरह का ठोस होगा। तो आप जानते हैं ये एक अणु है और इसके अणु के मतलब इस कंपाउंड के अंदर ही, ये क्योंकि इसके अंदर ही कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, आणविक ठोस के अंतर्गत। ठीक, ये क्या हो जाएगा, आणविक ठोस हो जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब ये है अमोनियम फास्फेट। आप जानते हैं अमोनियम पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव, और फास्फेट पे होता है 3 नेगेटिव। ये आयन, तो आयन किस में अवयवीकरण होते हैं, तो आयन आयनिक ठोसों में अवयवीकरण होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आयनिक ठोस हो जाएगा। क्या हो गया, आयनिक ठोस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब ये तो अभी बता के आ रहे हैं कार्बोरंडम के बारे में, क्या कि भाई इसका तो बड़ा नेटवर्क, बहुत बड़ा जाल होता है, जंजाल होता है। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठोस हो जाएगा, नेटवर्क ठोस हो जाएगा। ठीक, I2 सीधी सी बात भाई, सेम एटम सेम परमाणु दिख रहे हैं ना, सेम परमाणु किसमें आ गया था, चलिए समझ में आ गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अरे भाई इनमें बताइए I2 हो गया, H2 हो गया, I2 हो गया, ये सब के सब म्यू नॉट, इसमें नॉट इक्वल टू 0 था। तो सीधी सी बात है भाई, ये कौन सा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, अब P4 की बात करें, P4 भी सेम परमाणु हो गए हैं, तो ये भी क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, यानी आणविक ठोस होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक एमॉर्फस सॉलिड होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेफाइट, बताइए ग्रेफाइट का तो अभी 2D शीट लाइट स्ट्रक्चर बता के आए थे कि, और इसमें ये भी बताए थे कि विद्युत के सुचालक होते हैं। तो किस में बता के आ रहे थे, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होगा, नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस हो जाएगा, नेटवर्क ठोस हो जाएगा। आगे देखिए पीतल, पीतल एक क्या होता है, मिश्र धातु होती है, ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। तो धातुओं के मिलने से मिश्र धातु बन रही है, और सभी की सभी मिश्र धातु किस में आती हैं, धात्विक ठोसों के अंतर्गत आती हैं, धात्विक ठोस हो गया। आगे जान दीजिए, ये क्या है, ये एक धातु है, रुबिडियम धातु है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, धात्विक ठोस के अंतर्गत आएगा। ये भी हो गया धात्विक ठोस। आगे देखिएगा LiBr, तो Li पे पॉजिटिव होता है, और Li पे पॉजिटिव और Br पे निगेटिव होता है, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, आयनिक में आ जाएगा। ठीक, आयनिक ठोसों के अंतर्गत आ जाएगा। ये देखिए सिलिका, हाँ यहाँ पे लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे। तो भैया सिलिका भी पूरा बहुत बड़ा जंजाल होता है इसका। ठीक है, सिलिका 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 सिलिकॉन सिलिकॉन सॉरी सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, तो बहुत बड़ा नेटवर्क इनका होता है। इसका मतलब ये भी किसके अंतर्गत आएगा, नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, नेटवर्क ठोस के अंतर्गत आएगा। तो ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। उम्मीद है कि आपको टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।